नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमने मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर यह एक सीरीज प्रारंभ की है जो मूलतः संस्कृत ऑप्शनल से संबंधित है, अर्थात यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल से संबंधित है। इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य है यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना, और इस श्रृंखला में हम अभी तक पूर्व के वीडियोज में सन 2022 तथा सन 2021 के प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं। इसके अलावा सन 2020 में भी हम पेपर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इनको जरूर देखिए, उसी के बाद में इसको प्रारंभ कीजिएगा। पेपर 2 में भी हम पूर्व की वीडियोस में क्वेश्चन संख्या 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जैसा आपको भी पता होगा। आज हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 की। दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 ऑप्शनल होता है, आप इसको कर भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये आपकी माध्यमिक भाषा में ही आपको प्रस्तुत करना होता है। तो ये मैंने आपको प्रश्न संख्या 3 से संबंधित जानकारी बताई। इसमें मूलतः नाटकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, नाटक जो कि आपके यूपीएससी द्वारा निर्धारित किए गए हैं पाठ्यक्रम में, वो ठीक है। इसके अलावा अन्य और विषय से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि खंड काव्य से भी प्रश्न बन सकते हैं, महाकाव्य से भी पूछे जा सकते हैं प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत। लेकिन अभी उसमें आपको नहीं जाना है। अभी आप मैं ये बात बता रही हूँ, प्रश्न संख्या 3 में नाटकों से संबंधित पर ध्यान रखना है, ठीक है। नाटक, तो ये प्रश्न है, हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है अधस्तात् निर्दिष्टानां विषयाणां समीक्षा विधेया, अर्थात नीचे निर्दिष्ट किए गए विषयों की समीक्षा करनी है। अब नीचे निर्दिष्ट किए गए जो विषय हैं वो कुछ प्रश्न हैं नाटकों से संबंधित है। आपने इन नाटकों को जरूर अध्ययन किया होगा क्लासेस में, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। और ये प्रश्न मैं ऑलरेडी सॉल्व भी करवा चुकी हूँ क्लासेस में, अच्छे से बताया भी है मैंने कि लिखना कैसे है। परंतु फिर भी इस श्रृंखला के अंतर्गत हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि कैसे आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न है स्वप्नवासवदत्तम नाम्नि नाटके स्वप्न दृश्य से नाट्य दृश्या महत्व प्रतिपादिता। तो स्वप्नवासवदत्तम नामक नाटक में स्वप्न दृश्य नाट्य की का जो दर्शन है, जो चित्रण प्रस्तुत किया गया है, उसका महत्व आपको प्रतिपादित करना है, अर्थात उसके महत्व का वर्णन करना है कि स्वप्न वासवदत्तम नामक नाटक में स्वप्न दृश्य जो कि एक घटना होती है, उस घटना का क्या महत्व है इस ओवरऑल स्टोरी में। अब देखिए, स्वप्न दृश्य जो घटना होती है, ये घटना मूलतः 5वें अंक में होती है। आपको भी पता है कि इसमें कितने अंक हैं। तो 5वें अंक की मैं अगर बात करूं, अब देखिए इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि जैसे पद्मावती शिरोव्यथा से पीड़ित होती है, राजा तथा वासुदेवता को एक साथ सूचना मिलती है। राजा अपनी रोग पीड़िता पत्नी की औषध उपचार के लिए शीघ्रता से समुद्र गृह में जाते हैं, जहाँ पर पद्मावती है, अवेलेबल है, उपलब्ध है, ऐसा उनको समाचार मिलता है। तो वो समुद्र गृह में जाते हैं, किंतु वहां रोगशैया को रिक्त पाते हैं, ठीक है। वे उस पर लेट जाते हैं, विदूषक राजा को एक कहानी सुनाने लगते हैं और वो राजा सो जाते हैं। विदूषक शीत से बचने के लिए कंबल लाने बाहर चले जाते हैं। इतने में ही वहां पर वासुदेवता कक्ष में आ जाती है, जहाँ दीपक टिमटिमा रहे होते हैं, और वो सोचती है कि भाई इसमें जो है पद्मावती है। तो पद्मावती समझ करके वो भी उस आधे जो रिक्त स्थान है उसमें वो सो जाती है, ठीक है। और उसी दौरान राजा को स्वप्न में वासवदत्ता दिखाई देती है, अर्थात स्वप्न में वो वासवदत्ता को देखते हैं और बड़बड़ाने लगते हैं वासवदत्ता के बारे में। वो यथार्थ स्थिति को समझ जाती है और स्वप्न में पड़े हुए राजा के प्रश्नों का उत्तर देती है। तदुपरांत वो राजा की लटकती हुई जो बाहु है, भुजा है, उसको बिस्तर पर ठीक से रख करके बाहर चली जाती है, ठीक है। उसके जब उसने भुजा राजा की बिस्तर पर रखी तो उसके हस्त स्पर्श से, अर्थात हाथों की स्पर्श से राजा की नींद टूट जाती है और वो उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ते हैं, परंतु दरवाजे से टक्कर खाकर गिर पड़ते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक दृश्य है स्वप्नवासवदत्तम नाटक का। अब इस स्वप्नवासवदत्तम नाटक में जो ये दृश्य है, एक घटना, मैंने आपको क्यों बताया, इसका क्या महत्व है। तो इसका महत्व सिर्फ इतना है कि ये पूरा जो नाटक है स्वप्नवासवदत्तम,
ये उस घटना पर ही आधारित है, अर्थात पूरे नाटक का केंद्र बिंदु सिर्फ वो घटना ही है, स्वप्न में वास्तविकता को देखना। और इस नाटक का नाम भी उस 5वें अंक के स्वप्न दृश्य के आधार पर ही हुआ है। तो यह स्वप्न दृश्य अत्यंत नाटकीय तथा भाव विभोर कर देने वाला है। यहाँ राजा उदयन वासुदेव के प्रथम प्रेम के चिंतन में मग्न है। इतने में उसे नींद आ जाती है और वासुदेव जिसके विषय में वो स्वप्न देख रही है प्रत्यक्ष रूप से आकर उसके प्रश्नों का उत्तर देती हैं, जबकि वो अपने प्रश्न करते हैं या जो भी है बड़बड़ाते हैं, वो नींद में बड़बड़ा रहे होते हैं उसका दृश्य देख करके, अर्थात स्वप्न देख करके। किंतु प्रत्यक्ष रूप से वासुदेवता उनके प्रश्नों का उत्तर दे देती है और इस प्रकार से इस दृश्य नाटक का नाम जो है दृश्य पड़ा, मतलब स्वप्न वासुदेव पड़ा। तो ये जो संपूर्ण दृश्य है, इस दृश्य से भास इतने प्रसन्न होते हैं कि इसी के आधार पर नाटक का वो नाम रख देते हैं। इस रूपक का यह स्वप्न दृश्य नाटक के कार्य में अत्यंत महत्व का है, क्योंकि उसी क्षण से राजा सोचने लगता है कि उसकी पहली पत्नी जीवित है। साथ ही उसको ये आशा बंध जाती है कि कुछ समय बाद वह मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त इस स्वप्न दृश्य के कारण राजा उदयन के हृदय में उत्पन्न आशा जो है पत्नी प्राप्ति करने की वापस से, कि वो अभी जीवित है, ऐसी आशा उनके अंदर हृदय में आ जाती है। ठीक है, इसी आशा से नाटक के अंत में होने वाले पति पत्नी के निश्चित और अंतिम सम्मिलन के लिए मार्ग प्रशस्त कर देती है यह आशा। और इस प्रकार नाटक का इस महत्वपूर्ण स्वप्न दृश्य के आधार पर भी नाम स्वप्न वासुदेव पड़ जाता है। इसीलिए स्वप्न जो दृश्य है ये अत्यंत महत्व रखता है इस पूरे स्वप्न वासुदेव नाटक में, और यही पूरे नाटक का एक केंद्र बिंदु भी है। यही चीज आपको अपने इस प्रश्न के उत्तर में प्रस्तुत करनी है, टू द पॉइंट बताना है, पूरी स्टोरी में नहीं जाना है, टू द पॉइंट। मैंने आपको स्टोरी से समझाने के लिए बताई है, ठीक है। तो आपको टू द पॉइंट बताना है और कौन से अंक में ये घटना घटित हुई है वो चीज क्लियर करनी है। अब इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कारुण्यम भभूति रेव तनुते इति वचः उत्तर रामचरिते प्रसंगे समीक्षिताम। अर्थात कारुण्यम भभूति, कारुण्य में भभूति ही है, इस वचन की आपको उत्तरामचरित के प्रसंग में समीक्षा करनी है। देखो, उत्तरामचरितम जो है नाटक है, ये नाटक भवभूति की कृति है, ठीक है, आपको पता है। तो भवभूति को जो करुण रस में है, भवभूति का ही नाम लिया जाता है, ऐसा इसकी समीक्षा आपको करनी है, इस वचन के विषय में आपको बताना है, ठीक है। अब जैसा देखे, महाकवि कालिदास जी को कौन नहीं जानता। तो जिस प्रकार महाकवि कालिदास जी श्रृंगार रस के प्रयोग हेतु सिद्धस्त माने जाते हैं या श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं, वैसे ही उसी प्रकार से भवभूति भी करुण रस के कवि माने जाते हैं। अगर देखा जाए नाटकों में तो ऐसा माना जाता है कि करुण रस के जो कवि हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अपने करुण रस को प्रदर्शित किया है उत्तरामचरितम में, उससे यही ज्ञात होता है कि करुण रस के जो एक सिद्धस्त और महान कवि हैं तो वो हैं भवभूति। इसीलिए कारुण्यम भवभूति रे, भवभूति का कारुण्य ही बड़ा प्रसिद्ध है, इसके विषय में आपको बताना है। अब क्यों प्रसिद्ध है, देखिए, भवभूति का ये जो वैशिष्ट्य है, उनके पास बहिर्दृष्टि के साथ सूक्ष्म अंतर्दृष्टि भी है। मानव की अंतर्स्थिति का जितना सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भवभूति ने किया है, वो अन्यत्र दुर्लभ ही है। जगत की नश्वरता को देखकर भवभूति के कारुण्य की धारा बह निकलती है, और उन्होंने इसी प्रकार से राम कथा, मुख्यतः सीता परित्याग को लेकर उन्होंने अपनी भावनाओं को मूर्त रूप दिया है। उनकी वाणी में इतनी क्षमता है कि वे वृक्ष वनस्पति ही नहीं अपितु पर्वतों को भी रुला देने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। और उत्तरामचरितम में सीता के वियोग में राम की करुण दशा को पढ़ने या देखने मात्र से, ये देखने वाला जो असहृदय है वो द्रविदो हूट है। इस प्रकार से उन्होंने इस उत्तरामचरितम की संपूर्ण नाटक को उन्होंने प्रदर्शित किया है, जिसमें उनका एकमात्र करुण रस जो कि प्रधान रस है इस नाटक का, वो झलकता है। और उन्होंने इतनी स्पष्टता के साथ में सभी भावों को चित्रित किया है, जैसे तो कि वो वास्तविक घटनाएं, चाहे वो जैसे कि प्राकृतिक दृश्य देखा जाए तो
राम जब अपनी सीता के लिए विलाप कर रहे होते हैं, सीता को रावण उठा के ले जाते हैं, तो वहां पर वो उस विलाप में वो ये भी भूल जाते हैं कि इस सारे वृक्ष जो हैं ये अचेतन हैं, ये आपसे बोल नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, जो घटना घटित हुई उसको बता नहीं सकते हैं, किंतु फिर भी इन्होंने इस प्रकार से उस घटनाओं को चित्रण किया है कि एकदम वो सजीव है और वो इंसानों जैसे बातें करते हो, सुनते हो। इस प्रकार से राम वहां पर जो है प्रश्न पूछते हैं कि मेरी सीता कहाँ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस करुण रस के विषय में यहाँ पर बताना है। और देखा जाए तो भवभूति की कृतियों में भावों की कोमलता, हृदय स्पर्शता, तदात्म्यानुभूति और संवेदनशीलता है। इसलिए कवियों ने इनके विषय में ये कहा है, कारुण्यम भवभूति रे तनुते। ये कहकर भवभूति का उन्होंने यथोगान किया है या भवभूति की उन्होंने प्रशंसा की है। ठीक है, तो इस विषय पर आपको अपना उत्तर जो है प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, चरित्र चित्रण प्रधानेषु रूपकेषु मृच्छकटिकस्य वैशिष्ट्यं विच्छिद्यता। तो चरित्र चित्रण प्रधानों में रूप को, वो भी रूपकों में, ठीक है, रूपकों में मृच्छकटिक का वैशिष्ट्य आपको बताना है। तो देखिए, रूपक कितने प्रकार के होते हैं, आपको ये प्रश्न कैसे करना होता है, इस प्रश्न को मैंने आपको सोल्व भी करवाया है तथा इससे संबंधित आपको जानकारी भी दी है। नेक्स्ट प्रश्न है, चरित्र चित्रण प्रधानेषु रूपकेषु मृच्छकटिकस्य वैशिष्ट्यं विच्छिद्यता। अर्थात चरित्र चित्रण प्रधानों में रूपकों में मृच्छकटिक का वैशिष्ट्य आपको बताना है। अब देखिए, यहाँ रूपक शब्द आ रहा है, तो रूपक संस्कृत साहित्य में 10 प्रकार के होते हैं, ये बात मैंने आपको क्लासेस में बताई है। और रूपक कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके से होते हैं, ये प्रश्न मैंने आपको 2 बार सोल्व करवाया है क्लासेस में, क्योंकि पेपर 1 में भी पूछा जाता है, पेपर 2 में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो रूपकों में मूलतः 10 भेद हैं या रूपक के 10 प्रकार बताए गए हैं। 10 रूपक में अगर आपने 10 रूपक नाम सुना होगा तो उसमें मूलतः प्रकरण है, भाण, प्रसन्न, डीन, व्यायोग, संवकार, वित्थि, ईहा, मृग इत्यादि जो है मूलतः 10 प्रकार बताए गए हैं रूपकों में। तो रूपकों में एक प्रकार प्रकरण का भी है। पहला सर्वप्रथम प्रकरण का आता है, तो मृच्छकटिक एक प्रकरण विधा की कृति है। ठीक है, प्रकरण है। अब इस प्रकरण यानी कि मृच्छकटिक का वैशिष्ट्य बताना है चरित्र चित्रण प्रदान, ये चरित्र चित्रण के आधार पर। तो आपको भी पता है मृच्छकटिक के चरित्र चित्रण का क्या तात्पर्य है, यानी कि इसके पात्रों के विषय में। देखिए, पात्रों के विषय में बताना है, तो पात्र मूलतः देखा जाए तो प्रकरण में बहुल मात्रा में होते हैं। ये कह सकते हैं कि इन सभी जो रूपक है, रूपक के 10 भेद है, तो 10 के 10 भेदों में अगर अधिक पात्र देखने को मिलते हैं तो वो है रूप प्रकरण। ठीक है, तो प्रकरण में जैसा कि मृच्छकटिक है, तो मृच्छकटिक में बहुल पात्र देखने को मिलते हैं। आप पहला थोड़ा थोड़ा चरित्र चित्रण करते हुए बता सकते हैं 2-5 का। जैसे आप नायक के विषय में बता सकते हैं, मृच्छकटिक प्रकरण का नायक चारुदत्त है, जो कि एक धीर प्रशांत नायक है। ठीक है, इसमें नायकोचित प्राय समस्त गुण विद्यमान है, विद्वानों में से धीर प्रशांत नायक माना है। देखिए, 10 रूपक में मूलतः नायक के 4 गुण बताए गए, मतलब 4 प्रकार के नायक बताए गए, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्धत। तो यहाँ पर जो नायक है मृच्छकटिकम का चारुदत्त, वो धीर प्रशांत है, नायक के सामान्य गुणों से युक्त है, द्विजादि धीर प्रशांत नायक माने जाते हैं प्रकरण की लक्षण के अंतर्गत। ठीक है, आपने ये पढ़ा भी होगा, मैंने क्लासेस में अच्छे से इस प्रश्न को सोल्व भी करवाया है, तो उसमें आपको ज्यादा भी डीपली नहीं जाना है। चरित्र चित्रण के आधार पर आप बता सकते हैं थोड़ा थोड़ा कि अब जैसे कुछ पात्र हैं, जैसे कि नायिका है इसकी मूलतः वसंत सेना है। वैसे तो प्रकरण में 2 नायिकाएं मानी जाती है, तो उसी प्रकार से मृच्छकटिक प्रकरण में 2 नायिकाएं हैं। प्रथम तो चारुदत्त की विवाहिता पत्नी कुलीन होती है, अर्थात उसका नाम धूता है, कुलीन स्त्री। और दूसरी वेश्या होती है जो कि वसंत सेना है। कुलीन का मतलब है एक अच्छे कुल से। ठीक है, कुल से, कुलीन का मतलब है कुल से, वो उसकी विवाहिता पत्नी है जिसके साथ में चारुदत्त का विवाह हुआ। दूसरी है वेश्या, जो कि वेश्या मतलब आप जानते होंगे। ठीक है, वसंत सेना है। तो और साहित्य दर्पण में इसके विषय में कहा गया है कि प्रकरण में कुल स्त्री
वेश्या या दोनों ही नायिकाएं हो सकती है। कुल स्त्री भी हो सकती है और वेश्या भी हो सकती है। उसी प्रकार से मृच्छकटिकम में भी दोनों ही नायिका है। ठीक है। जैसे कि साहित्य दर्पण में कहा है कि नायिका कुलजा क्वापी वेश्या क्वापी द्वयम क्वचित। इस प्रकरण में वसंत सेना का चरित्र मुख्य रूप से चित्रित हुआ है। रूपकों में वेश्या को अनुरक्त नायिका बताया गया है। नायिका वसंत सेना इस प्रकार की अनुरक्ता नायिका है। उसका चारुदत्त के प्रति हार्दिक प्रेम है। वस्तुतः उसका प्रेम अन्य वेश्याओं जैसा तो नहीं है। ठीक है। और नायिका वसंत सेना के विषय में क्या क्या चीजें बताई गई है, उसकी क्या विशेषता है, चरित्र चित्रण के आधार पर मृच्छकटिकम नाटक की आपको वही विशेषताएं बतानी है। तो ये तो मैंने एक उदाहरण दिया था कि भाई ये पात्र हैं, और भी पात्र हैं। जैसे प्रतिनायक के रूप में देख लिया तो शाकार है, तो शाकार के विषय में आप बताइएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपको सोल्व करने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है और लिखना क्या है। ठीक है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।